नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट। आज से हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर करें ज्योग्राफी का। आज से ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। ये वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो वन डे के एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बिहार एसआई, पीपीएससी, यूपीएससी, टीआरई 4.0 आने वाले हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मेरा पहला क्लास है ज्योग्राफी को लेके। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लास आज देखते हैं आज कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है। द अर्थ, सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग धरती के बारे में भी जानेंगे, सोलर सिस्टम के भी बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें आता है सेलेशियल बॉडीज या खगोलीय पिंड। जो भी आपके अंतरिक्ष में जितने भी बॉडीज या पिंड दिखते हैं, जैसे कि ग्रह हो गए, तुम्हारे उपग्रह हो गए, चंद्रमा जैसे उपग्रह में चंद्रमा, तुम्हारे स्टार्स, ये सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यहीं पे यही चीज़ लिखा हुआ है। वी आर एबल टू सी काउंटलेस शाइनी बॉडीज इन द स्काई। हमें आसमान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि क्या क्या दिखाई देती है हमें आसमान में सन दिखाई पड़ते हैं, मून दिखाई पड़ते हैं, स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, प्लैनेट्स ग्रह दिखाई पड़ती है, ईटीसी। ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड या सेलेशियल बॉडी कहते हैं। हिंदी वालों के लिए मैं एक बार बता दूं, खगोलीय पिंड, हम आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को देख पाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह इत्यादि। इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जो भी हमें आसमान में अनगिनत तारे, ग्रह, ये सारे चीज दिखते हैं, उसी को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए चंद्रमा, ये हमारे क्षुद्र तारे, क्षुद्र ग्रह, जो बौने ग्रह होते हैं, जिसको प्लूटो इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स। वो भी सेलेशियल बॉडी का एक पार्ट है। उल्का पिंड, आगे भी पढ़ते उल्का पिंड क्या होता है। ये हमारे सौर मंडल जो सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, उस पूरे इकट्ठे को हम लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि सौर मंडल एग्जैक्टली डिटेल में क्या होता है, आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं तारा के बारे में जानते हैं कि स्टार्स होता क्या है। देखिए, अभी मैंने जाना कि स्टार भी एक खगोलीय पिंड है, एक सेलेशियल बॉडीज है। ये एक ऐसा बॉडी है, ये एक ऐसा पिंड है जिसकी खुद की लाइट एनर्जी होती है, जो खुद का लाइट एमिट करते हैं, उसी को हम लोग स्टार्स कहते हैं। आकाश में वो हर चीज जिसकी खुद की प्रकाश ऊर्जा हो या लाइट एनर्जी हो और हीट एनर्जी हो, उसी को हम लोग स्टार्स कहते हैं। जो खुद का लाइट एमिट करे, उसी को स्टार्स कहते हैं। प्लैनेट्स अपने लाइट एमिट नहीं करते हैं, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, एक बार यहीं पे देख लेते यही चीजें। सम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आर लार्ज इन साइज, बहुत बड़े साइज में होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, वार्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि वो लोग गैस के बने हुए होते हैं और उसमें से हीट और लाइट निकलती रहती है और वो अपने आप को प्रकाशित कर रही होती है। ये जो सेलेशियल बॉडी अपने आप को प्रकाशित करती रहती है, उनका खुद का ऊर्जा होता है, वो किसी से ऊर्जा लेता नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सेलेशियल बॉडी होता है, बहुत बड़े होते हैं और दीज बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो अब आप लोग आप लोग को ये बता दें कि इसमें से लाइट एनर्जी कैसे निकलती है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि स्टार्स बने होते हैं गैसेस से। मोस्ट ऑफ द स्टार्स बने होते हैं गैसेस से। उसमें जो गैस होता है वो हाइड्रोजन गैस होते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन गैस फ्यूज करते हैं तो हीलियम बनाती है। ठीक है, हीलियम। अब आपको पता होगा जब हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जब फ्यूज करते हैं, तो इसी फ्यूजन के दौरान बहुत सारी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी एमिट होता है, जिसकी वजह से ही स्टार्स अपना प्रकाश ऊर्जा निकालती है या वो गर्म होती है। हमारा सन भी एक स्टार्स है,
क्योंकि सन का भी खुद का प्रकाश निकलता है, तो सन की भी ऐसी प्रक्रिया होती है कि उसमें से भी हीलियम और हाइड्रोजन फ्यूज करता है, और जब फ्यूजन के दौरान जो भी ऊर्जा निकलती है हीट के रूप में और लाइट के रूप में, उसी की वजह से वो प्रकाशित नजर आती है। ठीक है, यही कारण है कि स्टार्स में अपना ही हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी होती है। चलिए, अब हम लोग देख लिए स्टार स्टार क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टेलेशन पे, या जिसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र, हिंदी में हम लोग कहते हैं नक्षत्र। चलिए, ये भी अब कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है। कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं, है ना। जैसे कि आपने सप्तऋषि देखा होगा अपने बच्चे, अभी भी अगर आप डार्क रात में देखिएगा, अगर स्काई साफ सुथरा हो तो आपको सप्तऋषि भी दिखेगा, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसी को हम लोग कहते हैं नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, चलिए, इन द नाइट स्काई, बेसिकली स्टार्स हमें रात में दिखाई पड़ेंगे। वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। मैंने अभी बताया कि ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, अलग अलग टाइप के लगते हैं, जैसे कि अलग अलग शेप दिख रहा है आसमान में। ठीक है, कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं या नक्षत्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। आप अगर ध्यान से नोटिस कीजिएगा रात में, तो आपको दिखेगा कि एक बेयर के रूप में, भालू के रूप में एक पैटर्न बना हुआ है तारों का, तो उसी ग्रुप ऑफ तारों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, सो वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि जो आपको आसानी से दिख जाती है, अगर आप रात में जाइएगा और क्लियर स्काई है रात में, तो आपको सप्तऋषि आसानी से दिख जाती है। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. इसमें 7 स्टार्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसमें 7 स्टार्स को ग्रुप होते हैं, इसीलिए हम लोग इसका नाम डाले सप्तऋषि, और उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेलेशन हमें समझ में आया, स्टार्स हमें समझ में आया। चलिए, ये हम लोग आते हैं, ये कुछ देखिए, ये इस कॉन्स्टेलेशन का यहाँ पे कुछ फोटो है, एनसीईआरटी से लिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये ध्रुव तारा है, ये रहा ध्रुव तारा, जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। अगर आप ये पैटर्न देखिएगा तो ये आपको सप्तऋषि की तरह दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, ये बिग दीपर की तरह ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाती है। आप एक बार रात में जाके चेक कर सकते हैं, जब क्लियर स्काई हो तभी। ओके, और ये सारे कॉन्स्टेलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कैसिपिया हो गया और ये लाइरा हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कॉन्स्टेलेशंस के। तो कॉन्स्टेलेशन में 2 कॉन्सेप्ट आपने समझा। सबसे पहले तो आपको स्टार समझना पड़ेगा। स्टार एक ऐसी सोल्यूशल बॉडी है, एक ऐसे खगोलीय पिंड है जिसकी खुद की हीट एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी उसके पास कहाँ से आती है कि अभी मैंने बताया कि स्टार्स होते हैं वो गैसेस से बने होते हैं। कौन से गैस से बने होते हैं? मेनली हाइड्रोजन गैस से बने हुए होते हैं, और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। तो उस फ्यूजन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा होती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, जिसकी वजह से एक स्टार प्रकाशित नजर आती है। मैंने भी बताया कि सन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टार। और ग्रुप ऑफ स्टार एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार जो पर्टिकुलर पैटर्न बनाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। देखो, गैलेक्सी में भी होता है, गैलेक्सी में भी ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। एक स्टार्स के आजू बाजू बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन गैलेक्सी में एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनता है, लेकिन कॉन्स्टेलेशन में पर्टिकुलर पैटर्न बनता है ग्रुप ऑफ स्टार्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लैनेट या ग्रह के बारे में जानते हैं, है ना। चलिए, जैसे धरती हमारा एक ग्रह है,
थोड़ा सा जान लेते हैं। अ प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड सेलेशियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स और ट्रैवल अराउंड द सन। प्लैनेट क्या है, ग्रह क्या है? ग्रह एक बड़ा गोल आकाशीय पिंड है। अभी मैंने जाना कि आप लोगों को बताया कि खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, ये सारे खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है। तो ग्रह कौन सा होता है? एक बड़ा सा एक बड़ा गोल आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और उसके चारों ओर भ्रमण करता है। सूर्य के चारों ओर, अगर मान जाइए ये सूर्य है, ये अगर सूर्य है तो इसके चारों तरफ प्रक्रिया करती है, चारों तरफ रिवोल्यूशन करती है, चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगी, प्रक्रिया करेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस ग्रह। ठीक है, यही तो हो गया हमारा ग्रह या प्लैनेट्स। चलिए, कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी रोशनी और ऊष्मा नहीं होती है। ये जो ग्रह है, ये जो प्लैनेट्स है, इसके पास अपनी खुद की लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी नहीं होती है, खुद का प्रकाश ऊर्जा नहीं होती है। ये प्रकाश, रोशनी और ऊष्मा नहीं होती है, इसके पास खुद की रोशनी या ऊष्मा नहीं होती है प्लैनेट्स के पास। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया, किसके पास होती है रोशनी और ऊष्मा? स्टार्स के पास, क्योंकि स्टार किससे बने होते हैं? मेनली हाइड्रोजन गैसेस से बने होते हैं, इसीलिए उसके पास अपनी रोशनी और ऊष्मा, अपनी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी होती है। लेकिन जो ग्रह होते हैं वो पत्थरों से बने होते हैं। देखते हैं कितने टाइप के ग्रह हैं। तो ग्रह के पास अपनी कोई प्रकाश ऊर्जा, कोई रोशनी या कोई ऊष्मा, कोई हीट या कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, और मैंने बताया कि ग्रह को एक सूर्य के तरफ चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है, रिवोल्यूशन कर रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। खुद का तो रोशनी होता नहीं है, तो उसके पास रोशनी कहाँ से आती है? जैसे हमारे धरती पे रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, चलिए, और ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं, ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह भी अपनी सारी रोशनी और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो हम लोगों ने क्या समझा? ग्रह क्या है? ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है। ग्रह एक खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, सेलेशियल बॉडी है। प्लैनेट एक सेलेशियल बॉडी है। ठीक है, उसके बारे में क्या हम लोग ने जाना? उसकी खुद की हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी नहीं होती है। खुद की हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या समझा? ये एक गोलाकार, राउंड है ना, राउंड एंड बिग, गोलाकार होते हैं और बड़े होते हैं। क्लियर? और ये जो गोलाकार और बिग जो खगोलीय पिंड है, सेलेशियल बॉडी है, ये सन के चारों ओर क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, चारों ओर परिक्रमा करती है। ये तीन चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। किसके बारे में? ग्रह के बारे में। एक और चीज हम लोग ने पढ़ा कि इसकी खुद की हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी नहीं होती है। तो कहाँ से हमारे पास, हम जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन हमारे पास तो हीट एनर्जी भी है, हमारे पास लाइट एनर्जी भी, हमारा ग्रह भी प्रकाशित होता है। तो हमारे पास प्रकाश कहाँ से आती है? हमारे पास प्रकाश आती है कहाँ से? सन से। और सन क्या है? एक स्टार है। क्लियर? अभी हम लोगों ने यहाँ इतना समझा ग्रह के बारे में। स्टार, सेलेशियल बॉडी समझा, स्टार समझा, उसके बाद हम लोग ने कॉन्स्टेलेशन समझा, उसके बाद हम लोग अभी ग्रह समझ लिए। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं दी सोलर सिस्टम पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दी सोलर सिस्टम। पहले समझते हैं सोलर। सोलर मतलब होता है सन एंड इट्स बॉडीज। ठीक है, सन के आसपास कुछ खगोलीय पिंड परिक्रमा करती है, वो सबको मिला के हम लोग एक सोलर का नाम देते हैं। और सिस्टम जिसमें बहुत सारे सेलेशियल बॉडी इंक्लूडेड होती हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं दी सोलर सिस्टम।
सोलर, इन शॉर्ट सोलर मतलब होता है सन, और सिस्टम मतलब होता है उसके आसपास ऐसे सेलेशियल बॉडी जो उसके आसपास रिवॉल्व करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दी सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी का लाइन में, दी सन, दी सन, सन हो गया, बीच में सन हो गए, एंड 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज किस क्या आते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में तो सोलर मतलब ही होता है सन, तो सन का तो आना जरूरी है, और सन अकेले नहीं होता है, उसके आसपास बहुत सारे खगोलीय पिंड या बहुत सारे सेलेशियल बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी सेलेशियल बॉडीज घूम रही होती है सन के आसपास, जैसे कि ग्रह हो गए, प्लैनेट, सैटेलाइट जैसे कि हमारा मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और भी बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं जैसे कि तुम्हारा मेटेराइट, मेटेराइट्स, मेटियोर, ये सारे इकट्ठा मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं, सोलर सिस्टम का पार्ट होता है ये सारी चीज़ें। मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ सोलर सिस्टम में क्या आता है। सबसे पहले तो सन बहुत ज़रूरी है, उसके 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट जैसे कि हमारा मून नेचुरल सैटेलाइट हो गया, और सम अदर सेलेशियल बॉडीज़ है। सम अदर सेलेशियल बॉडीज़ में मैंने आपको बताया कि मेटियोर होते हैं, ठीक है, और मेट्योर हो गए, उसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ईटीसी, ये सारे मिला के हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, हिंदी लैंग्वेज वाले में को बता दे, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है, ये सारा मिला के क्या बनाते हैं, दी सोलर सिस्टम, दी सोलर सिस्टम। अब हम लोग आते थोड़ा सा सन के बारे में जानते हैं। द सन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर मान जाइए ये हमारा सन हो गया, ये हमारा ये अगर सन हो गया, तो इसके चारों तरफ जितनी भी प्लैनेट्स है या सैटेलाइट्स है वो रिवॉल्व करती हैं, वो रिवॉल्व करती हैं। तो सन क्या हो गया, सेंटर में हो गया, और उसके चारों तरफ अलग 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 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही होती है, परिक्रमा कर रही होती है, सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही होती हैं, और बाकी के उल्कापिंड या सेलेशियल बॉडी सन के अराउंड परिक्रमा कर रही होती है। ठीक है, चलिए ये हम लोग जान गए सन के बारे में। हिंदी मीडियम, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होती है एवं बहुत बड़ा होता है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, और यह सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मैंने अभी बताया कि सन इज ए स्टार, और स्टार ही एक ऐसे खगोलीय पिंड है जिसका खुद का प्रकाश, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ही वो बाकी सब प्लैनेट्स या ग्रह को ऊष्मा और रोशनी प्रदान कर पाती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर सोलर सिस्टम को अगर वेट किया जाए, अगर उसको तौला जाए, तो सोलर सिस्टम का लगभग 98% वेट तो अकेला सन का ही होता है। ठीक है, तो सन एक तरीके से मुखिया है सोलर सिस्टम का, जिसके चारों तरफ उसके बाकी परिवार के लोग घूमते रहते हैं, है ना। और 98% जो पूरे सोलर सिस्टम का वेट है वो अकेला सन के पास होता है, और सन ही एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बाकी सब प्लैनेट्स या खगोलीय पिंड को अपनी रोशनी या ऊष्मा प्रदान करती है। ये अकेला एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ग्रह के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लैनेट्स एक बड़ा खगोलीय पिंड है जिसकी खुद की हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी नहीं होती है, वो सन से अपना हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी लेती है, और ग्रह सन के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है,
क्लियर। चलिए अब जानते हैं कि सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं। वैसे तो हमारे अंतरिक्ष में अनगिनत सोलर सिस्टम है, लेकिन अभी हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। जिस सोलर सिस्टम में धरती है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे लाइफ है, तो हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सन के आसपास कितने ऐसे ग्रह हैं जो परिक्रमा लगा रही है सूर्य की। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये तुम्हारा 8 ग्रह हो गए हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित पथों पर घूमते रहते हैं। और अगर मान जाइए ये अगर सन है, तो सारे ग्रह अपने ही पाथ पे, इसके पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप इसका पाथ देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही पाथ पे सन के चारों ओर परिक्रमा करेगी। ये अपने पाथ को नहीं छोड़ सकती है। कोई भी ग्रह अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही कक्ष में ये परिक्रमा करेगी। क्लियर। 8 ग्रह के अपने अपने ऑर्बिट है, अपने अपने कक्ष है, जिसमें वो परिक्रमा करती है, उसको नहीं छोड़ सकती है वो। अब हम लोग आते हैं, सूर्य के निकट होने के कारण बुध को अपनी परिक्रमा पूरी करने में केवल 88 दिन लगते हैं। अगर आप देखिएगा, अभी हम लोग ने जाना कि सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो परिक्रमा कर रही होती है, रिवोल्यूशन कर रही होती है। जो सन के सबसे पास वाला जो ग्रह है, जो सबसे नजदीकी ग्रह है, उसको हम लोग कहते हैं बुध ग्रह, या इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। क्योंकि ये सन के बहुत पास है, इसलिए इसका ऑर्बिट छोटा है। तो बुध ग्रह को या मरकरी को कितने दिन लगते हैं एक पूरा परिक्रमा कंप्लीट करने में? सन का 88 दिन लगते हैं। ठीक है, 88 डेज लगते हैं मरकरी को सन की परिक्रमा पूरा करने में। क्लियर। चलिए, और ये शुक्र ग्रह का आकार और आकृति पृथ्वी के समान, शुक्र ग्रह का आकार और आकृति पृथ्वी के समान है, और इसमें पृथ्वी का इसलिए जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र, या जिसको हम लोग इंग्लिश में वीनस कहते हैं, ये इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आकार, इसकी शेप और साइज बिल्कुल धरती की तरह है, इसलिए इस धरती की इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को वैसे भी हम लोग भोर का तारा कहते हैं और शाम का तारा कहते हैं। क्यों भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह या वीनस प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, शुक्र ग्रह के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये ग्रह है वो चमकता हुआ लगता, प्रतीत नजर आता है। जैसे कि ये तुम्हारा शुक्र ग्रह हो गया, इसके चारों तरफ एक इन्वायरमेंट है। जैसे धरती में इन्वायरमेंट है ना चारों तरफ, वैसे शुक्र के ग्रह में भी इन्वायरमेंट है, और इसके अंदर बहुत सारा CO2 पाया जाता है, अब होता क्या है, सन जब अपनी रोशनी शुक्र पे डालती है, तो इसके अंदर जितनी भी सन की रोशनी है, शुक्र ग्रह के एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाता है। अब ये ट्रैप हो जाने की वजह से, और CO2 बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से जितनी भी इसके अंदर लाइट है वो ट्रैप हो जाता है, और एकदम से पूरे ग्रह को एकदम से जैसे कि एक आग कैसे लग जाता है, उस तरीके से आग लगा हुआ प्रतीत नजर आता है। क्यों आग लग जाता है, प्रतीत नजर आता है? क्योंकि शुक्र के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि धरती पर भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने की वजह से हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो सोचिए हमारे प्लैनेट पे तो 0.03% ही
लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है। इतने में हम लोग को इतनी गर्मी लगती है। इमेजिन यहाँ पे तो बहुत सारा CO2 है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ग्रह के चारों तरफ लगता है जैसे आग लग गई है। और ये आग लगा हुआ जो ग्रह है, ये धरती के चारों तरफ जब परिक्रमा करता है तो हम धरतीवासी जब देखते हैं तो लगता है कि ये तारा है, पर एक्चुअली वो तारा नहीं होता। ये हमें यूजुअली सुबह में दिखाई देती है या शाम को दिखाई देती है, इसलिए हम लोग इसको भोर का तारा या शाम को तारा कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें तारे की तरह क्यों नजर आती है, क्योंकि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो प्रतीत होता है कि चारों तरफ आग लग गई है और ये आग लगा हुआ ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, इसलिए हमें लगता है कि तारे की तरह चमक रहा है। लेकिन वो इसका खुद का हीट एनर्जी है क्या? नहीं, खुद का हीट एनर्जी नहीं है। वो तो हीट कहाँ से लिया? वो तो सन से हीट लिया। सन से हीट लिया, लेकिन क्योंकि इसके चारों तरफ CO2 बहुत ज्यादा है तो इसने हीट एनर्जी को ट्रैप कर लिया, लेकिन खुद का तो हीट एनर्जी नहीं है, इसलिए प्लैनेट है, स्टार नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में जाना? बुध ग्रह या मरकरी के बारे में जाना कि बुध ग्रह या मरकरी सन के सबसे नजदीकी वाला प्लैनेट है, जो कि 88 डेज में अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। उसके बाद कौन से ग्रह के बारे में हम लोग ने जाना? वीनस ग्रह के बारे में जाना या शुक्र ग्रह के बारे में जाना, जिसको भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं भोर का तारा या शाम का तारा, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग आते हैं धरती के अर्थ के बारे में आते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम देखिएगा तो सन के ये पहला वाला बुध, दूसरा वाला शुक्र और तीसरा में आता है हमारा पृथ्वी। ठीक है, चौथा में कौन सा ग्रह आता है? सन के चारों तरफ घूमने वाला चौथा आ जाता है मार्स या मंगल ग्रह। उसके बाद आ जाता है जुपिटर या बृहस्पति। उसके बाद आता है सैटर्न या शनि ग्रह। उसके बाद हम लोग आता है यूरेनस। उसके बाद आता है नेपच्यून। ये इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ये सारे प्लैनेट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड क्लासेस या ऑर्बिट। अभी मैंने बताया आपको, being closest to the sun it takes 88 days for Mercury to complete the orbit, ये हम लोग ने देख लिया। और वीनस के बारे में या शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग ने जान लिया कि ये धरती की जुड़वा बहन है, क्योंकि इसका शेप और साइज एक जैसा है। चलिए, अभी हम लोग जानते हैं प्लूटो को एक समय में हम लोग ग्रह की श्रेणी में डाले थे, लेकिन हम लोगों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया है, हटा दिया है। अब उसको हम लोग कौन सा श्रेणी में डाल दिए? हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट के श्रेणी में डाल दिए। हम लोग उसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिए हैं। क्यों बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्लूटो का जो साइज था वो ग्रह के अपेक्षा थोड़ा छोटा था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने अभी जाना कि ग्रह वही उसी को ग्रह कहते हैं जिसका खुद का फिक्स्ड ऑर्बिट हो। ठीक है, वो अपने कक्षा को या अपना ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाए। लेकिन प्लूटो की क्या समस्या थी? प्लूटो अपना कक्षा को छोड़ के किसी दूसरे के कक्षा में एंटर कर जाती थी। ठीक है, सो ये 2-3 कारणों की वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट या क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। क्लियर? मैं पहले रिपीट करती हूँ। प्लूटो ग्रह की अपेक्षा में थोड़ा छोटा था, ऊपर से अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पे वो रहता नहीं था, वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट में एंटर कर जाता था। तो ये वजह है कि उसको ग्रह की श्रेणी में से निकाल के क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। किसको? प्लूटो को। क्लियर? प्लूटो को। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो कौन सा प्लैनेट का कैसे क्रम है वो याद करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू रिमेम्बर प्लैनेट्स नेम इन ऑर्डर। सन के कौन कितना पास है और कौन कितना कैसे कैसे दूर होते चला जाता है, तो क्रमबद्ध तरीके से हम याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो सेंटर में क्या आएगा? सन आएगा। सन क्या है? एक स्टार है। उसके सबसे नजदीकी वाला ग्रह कौन हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा या बुध ग्रह हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ग्रह आती है? शुक्र ग्रह आ जाती है या जिसको हम लोग वीनस कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? अर्थ। उसके बाद क्या आ जाएगा? मार्स के बाद क्या आ जाएगा? जुपिटर के बाद क्या आ जाएगा? सैटर्न। उसके बाद यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून।
एनसीईआरटी में याद करने का ये ट्रिक दिया हुआ है, तो मैंने सोचा आपके लिए बता दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर। ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, ये एक ट्रिक है। सो माई से हो जाएगा मरकरी, वेरी से हो जाएगा वेनस, एजुकेटेड से हो जाएगा अर्थ, मदर से हो जाएगा मार्स, जस्ट से हो जाएगा जुपिटर, सर्व से हो जाएगा सैटर्न, अस से हो जाएगा यूरेनस और नूडल से हो जाएगा नेपच्यून। ये एनसीईआरटी में याद करने का एक ट्रिक दिया गया है। मैंने जैसे याद किया था, मैंने जैसे याद किया था मैं आपको बता दूं। सबसे हमें पता है कि सन के सबसे नज़दीक मरकरी, ये सन का सबसे लाडला ग्रह जो सन के बहुत पास है, मरकरी। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ तीसरा नंबर पे आता है, मार्स चौथा, उसके बाद जुपिटर। ठीक है, ये चार ग्रह तो याद हो गया, मार्स, वीनस और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और लास्ट का SUN, सन। लास्ट के तीन तो अपने आप याद हो गए, SUN, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तीन तो अपने आप याद हो गए। बाकी के ऊपर एक दो बारी पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक बारी पढ़ लेते, रिपीट कर लेते, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। उसके बाद क्या है, सन, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ओके, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पृथ्वी के बारे में। ओके, सो पृथ्वी, अभी हम लोग ने क्या देखा, ये कितने नंबर, सूर्य से कितने नंबर की दूरी पर है? वेरी गुड, तीसरे नंबर की दूरी पे है। पहला नंबर पे कौन सा था? मरकरी। दूसरा नंबर पे कौन सा था? वीनस। तीसरा नंबर पे अर्थ। गुड, चलिए। सो यह सौरमंडल का तीसरा निकटतम तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वैसे कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। देखते हैं आगे। सो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है किससे? सूर्य के। ओके, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे मानव जीवन अनुकूल है, जहाँ पे मानव जीवन संभव है। हम कौन से ग्रह पे रहते हैं? हम धरती पे रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों पर चपटा है और इस आकार को जियोड के नाम से जाना जाता है। ये ध्रुव पे चपटा है, मतलब देखिए मैंने क्या बताया, ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि गोलाकार है ना, गोलाकार है और बड़ा है। लेकिन धरती का शेप कैसा है? धरती का शेप कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे चपटा है और यहाँ पे चपटा है। ये दोनों ध्रुव, हिंदी में ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। पोल पे ये चपटा है। इस शेप को हम लोग कहते हैं जियोइड। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? जियोइड। इन सिंपल टर्म्स अगर देखा जाए तो आप लोग ऑरेंज तो कभी खाए होंगे। ऑरेंज का शेप देखा है, गोला होता है, राउंड होता है ना। ऑरेंज ऊपर से चपटा होता है, नीचे से भी चपटा होता है। धरती कुछ ऐसी दिखती है। क्लियर? और इसको हम लोग कौन सा शेप कहते हैं? जियोइड शेप कहते हैं। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि धरती कैसा दिखता है, धरती का शेप कैसा है, तो धरती का शेप धरती जैसा है ना। तो लगभग ये ऑरेंज की तरह दिखती है। दोनों पोलों पे चपटी, दोनों ध्रुव पे चपटी और बीच में थोड़ा सा बल्ज आउट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, बिल्कुल ऑरेंज की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि धरती पे 71% के आसपास क्या है? पानी ही पानी है। इसकी वजह से ये ब्लू दिखता है। अगर आप आसमान से देखेंगे, तो अगर आप वहाँ से देखिएगा तो आपको ये जो प्लैनेट है वो ब्लू कलर की नजर आएगी। जैसे कि मार्स या मंगल ग्रह लाल नजर आती है ना, वैसे ही धरती हमें ब्लू कलर की नजर आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बात हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं और बाकी प्लैनेट्स के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।